हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही थी इन्फॉर्मेशन साइंस, उसका आज हम लास्ट और यूनिट का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन साइंस एंड यूज़र स्टडीज़ जो यूनिट है वो एंड हो जाएगी। तो आज उसका हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन साइंस। इन्फॉर्मेशन साइंस किसे कहते हैं? और इन्फॉर्मेशन साइंस का सब टॉपिक क्या है? इन्फॉर्मेशन पैकेजिंग एंड रिट्रैवल। इन्फॉर्मेशन रिट्रैवल, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे हमारी इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इन्फॉर्मेशन रीपैकेजिंग। इन्फॉर्मेशन रीपैकेजिंग नाम से ही समझ आ रहा है, रीपैकेज किसी चीज़ को दोबारा से पैक करना, दोबारा से बनाना, उसको पैकिंग करना, ठीक है, वो क्या है? इन्फॉर्मेशन रीपैकेजिंग। इन्फॉर्मेशंस को दोबारा रीपैक किया जाता है, इन्फॉर्मेशन रीपैकेजिंग। तो सबसे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। सूचना विश्लेषण में सूचना स्रोतों से पाठकों के लिए आवश्यक सूचना का चयन कर विश्लेषित किया जाता है कि पाठक के लिए कितना जरूरी है, और उसके बाद सूचना को पुनः व्यवस्थित किया जाता है। इस सभी प्रक्रिया को सूचना रीपैकेजिंग कहते हैं। समझ में आया? सूचना रीपैकेजिंग क्या है कि जो पाठक हैं, जो यूज़र्स हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उनसे सूचनाओं का विश्लेषण करने के लिए सूचनाओं को चयनित किया जाता है कि इन्हें किस टाइप की सूचना और कितनी वाइल्ड चाहिए है। वो सब क्या है, उस सूचना को हम इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उनको पुनः व्यवस्थित, उनके अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया जाता है। जो सूचना उन्हें चाहिए उस अकॉर्डिंग उनको व्यवस्थित करके वापस से इन्फॉर्मेशन को भेजा जाता है। उसे क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन रीपैकेजिंग। आसान भाषा में हम समझे तो अनेक संस्थान या संगठन जो सूचना सेवा या उत्पाद में कार्यरत हैं के द्वारा सूचना सामग्री में सूचना प्राप्त करने की रुचि रखने वाले पाठकों के लिए विश्लेषित और व्यवस्थित रूप में सूचना उपलब्ध करवाना रीपैकेजिंग है। जो भी संगठन है, जो संस्थान है, जो सर्विस और प्रोडक्ट में काम कर रहे, सर्विस एंड प्रोडक्ट्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए उनको जिस चीज़ में रुचि है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक ट्रैवल कंपनी है, तो ट्रैवल कंपनी के लिए रीपैकेजिंग इंफॉर्मेशन का कैसे करेंगे कि किन किन यूज़र्स को किस टाइम और कहाँ पर ज़्यादा, जैसे कैब्स की या फिर अपने सामान को इधर उधर भेजने के लिए, तो वो सर्विसेज की ज़रूरत किस एरिया में यूज़र्स को ज़्यादा है, कैसे किस टाइम पे है। एक सीज़न भी होता है सीजनल, तो वो क्या है? रीपैकेजिंग है। सूचनाओं को एक कंपनी के द्वारा दोबारा से ऐसे सारा डाटा कलेक्ट करके और फिर उन कंपनीज़ को भेज दिया जाता है, वापस से सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन भेजी जाती हैं। तो वो क्या है? इन्फॉर्मेशन का रीपैकेजिंग। तो क्या समझे आप? किसी संगठन और जो सर्विस एंड प्रोडक्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, उनके सामग्रियों को जो रुचि रखने वाली, जो उनके काम की जो सूचना है, उसको विश्लेषित और व्यवस्थित करके वापस से उपलब्ध करवाना सूचना रीपैकेजिंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन रीपैकेजिंग प्रोसेस। इन्फॉर्मेशन को रीपैकेजिंग करने का प्रोसेस क्या है देखते हैं। सबसे पहले है सूचना का चयन। ठीक है, प्रोसेस में क्या है? सबसे पहले हम कोई सूचना को चयनित करते हैं कि कौन सी सूचना हमारे ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है सूचना का मूल्यांकन। उस सूचना को रीपैकेजिंग करने के लिए उसको एनालाइज किया जाए, मूल्यांकित किया जाएगा, ये कैसी है, क्या है, जो भी है उसके अंदर काम का नहीं है, जो है उसको अलग से करना। विश्लेषण, फिर उसके ऊपर विश्लेषण किया जाएगा कि ये सही से निकला है और क्या ऐड करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर उपयोगकर्ता की सूची से मिलान, और फिर जो यूज़र है, उस सारे यूज़र्स हैं, उपयोगकर्ता हैं, उनके रुचियाँ क्या क्या हैं, उनको अलग अलग जैसे मूल्यांकित करके फिर विश्लेषित कर दिया गया अलग अलग पार्ट्स में। एक कोई सूचना है, उसमें कुछ
4 टाइप की अगर इंफॉर्मेशन है, एक किसी टाइप, एक किसी टाइप, एक किसी टाइप की, तो वो यूज़र्स के अकॉर्डिंग क्या है, उनको अलग अलग विश्लेषित कर लिया जाता है और फिर उपयोगकर्ताओं की जो सूची है, मान लिया ए यूज़र है, उसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, बी को कोई और सी को कोई, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी जो सूचियां हैं वो अलग अलग बना दी जाती है इंफॉर्मेशंस की। सूचना व्यवस्थापन फिर उनको व्यवस्थित करके और सामयिक यूज़र्स तक पहुंचा दिया जाता है, जहां वो यूज़र के यूज़ करने लायक, जिस यूज़र को वो इंफॉर्मेशंस चाहिए होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन रीट्रैवल। रीपैकेजिंग जैसे ही है, रीट्रैवल दोबारा से ट्रैवल करना, वैसे समझ आ रहा है। पढ़ते हैं इसका क्या है। सूचना पुनः प्राप्ति शब्द केल्विन मोर्स के द्वारा 1950 में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। हाँ, वो पहले भी जो क्वेश्चंस, उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इंफॉर्मेशन जो हमारी परिभाषाएं हैं, इंफॉर्मेशन रीपैकेजिंग और उनसे, और रिट्रैवल से अभी देखो सबसे पहले तो क्या बना है, जो सूचना पुनः प्राप्ति शब्द है वो किसके द्वारा और कब सबसे पहले प्रयोग किया गया, ये आ गया 2 क्वेश्चंस। ठीक है, केल्विन मोर्स के द्वारा 1950 में। सूचना रिट्रैवल एकत्रित ज्ञान में से विशिष्ट विषय संबंधी सूचना को खोजकर निकालना होता है। ठीक है, रिट्रैवल का मतलब क्या होता है कि एक बहुत सारा नॉलेजेबल डाटा हमारे पास है, उसमें से जो स्पेसिफिक, कुछ थोड़ा सा स्पेसिफिक सूचना है उसको खोज के और यूज़र के लिए निकालना क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन रिट्रैवल। ठीक है, लगभग रीपैकेजिंग जैसा ही है, उसमें यूज़र के लिए उसमें भी डाटा को वापस से पैक किया जाता है उसकी रुचि के, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें क्या है, एक स्पेशल बस ऐसा है कि वो उसकी यूज़र की रुचि के, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये क्या है, विशिष्ट विषय के संबंध में जो डाटा है उसको अलग से खोज के निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रैवल है, उसके मॉडल्स हैं, तो 3 मॉडल्स हैं इंफॉर्मेशन रिट्रैवल के। सबसे फर्स्ट है डाटा पुनः प्राप्ति मॉडल, डाटा रिट्रैवल। ये क्या है, डाटा से संबंधित होता है, नाम से समझ आ रहा है। तो इसमें क्या है, डाटा का उपयोग सूचना के लिए किया जाता है और ये डाटा से संबंधित होता है। ठीक है, डाटा को रिट्रैवल किया जाता है, डाटा के लिए इस मॉडल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सूचना पुनः प्राप्ति इंफॉर्मेशन रिट्रैवल। इंफॉर्मेशंस के जो व्याख्या की जाती है वो क्या है, इस इंफॉर्मेशन रिट्रैवल है। इस मॉडल में उपयोगकर्ता की सूचना संबंधी आवश्यकता की व्याख्या की जाती है, जो एक जटिल कार्य है। तो इंफॉर्मेशन जो संबंधित यूज़र की आवश्यकता है उसको एक्सपोज किया जाता है। नेक्स्ट है ज्ञान पुनः प्राप्ति मॉडल, नॉलेज रिट्रैवल मॉडल। क्या है, ज्ञान विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करता है। डाटा सामग्री की सरल सूचियों के विपरीत मानव संज्ञात्मक प्रक्रिया के अनुरूप एक संरचित रूप में जानकारी वापस करने की मांग करता है। क्या समझे, डाटा जो है नॉलेज रिट्रैवल, बहुत सारी जो सूचनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है और उसको प्रोसेस्ड करके जो यूज़र है उसके अनुरूप में एक संचरित रूप में, एक सही से सेटल्ड रूप में जानकारी को, जो उसके समझ में आ सके, यूज़र के समझ में आ सके, उस टाइप से जानकारी को वापस कर दिया जाता है। ठीक है, विभिन्न सूचनाओं से डाटा को कलेक्ट किया जाता है, नॉलेज को कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको प्रोसेस्ड करके जानकारी को वापस मांग के अकॉर्डिंग वापस किया जाता है। वो क्या होता है, नॉलेज रिट्रैवल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रोमन। ग्रोमन एक डेवलपर थे जिन्होंने लाइब्रेरियनशिप के लिए वैल्यूज़ दी हैं, कुछ वैल्यूज़ बताई हैं कि ये वैल्यूज़ एक लाइब्रेरियन के अंदर होनी चाहिए तो वो एक बेस्ट लाइब्रेरियनशिप कर पाएगा। तो क्या है, 8 सेंट्रल वैल्यूज़ ऑफ लाइब्रेरियनशिप अकॉर्डिंग टू मैकेनिनल ग्रोमन। ओके,
मैकेनेल ग्रोमन के अकॉर्डिंग 8 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले है क्या, नेतृत्व। ठीक है, नेतृत्व मतलब स्टेवर्डशिप। एक जो लाइब्रेरियन है, एक लाइब्रेरियनशिप है, उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन में नेतृत्व की, लीडरशिप लगा लो, वैसी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सभी को नेतृत्व कर सके अच्छे से, अपने स्टाफ को और यूज़र्स को। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडर। अच्छी से सर्विस होनी चाहिए एक लाइब्रेरियनशिप के लिए। बेस्ट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी तभी यूज़र अट्रैक्टिव होंगे। नेक्स्ट है बौद्धिक स्वतंत्रता, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। मतलब यूज़र है वो माइंड से फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो उस ऐसा माहौल एक लाइब्रेरी के अंदर प्रोवाइड करवाना क्या है, एक लाइब्रेरियन की जिम्मेदारी होती है। और ऐसी लाइब्रेरियन जो ऐसी इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करवा देता है तो वो उसकी लाइब्रेरियनशिप की एक क्वालिटी है। ठीक है, तो बौद्धिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, गोपनीयता, प्राइवेसी होनी चाहिए, क्योंकि यूज़र क्या यूज़ कर रहा है, कौन सी बुक्स पढ़ रहा है, तो उससे यूज़र को सेफ फील होना चाहिए कि वो प्राइवेसी उसकी एक मेंटेन हो रही है। यहाँ पर वो ऐसी गुण होना चाहिए जिससे एक लाइब्रेरियन बेटर लाइब्रेरियनशिप कर पाता है। नेक्स्ट है तर्कवाद, रैशनलाइज्म। मतलब कि तर्कवाद से क्या मतलब समझते हैं, किसी चीज़ को लेकर हम किसी बुक को, किसी टॉपिक को लेकर तर्क करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं कि ये सही है, ये नहीं है, गलत सही का, या फिर किसी चीज़ के ऊपर बहस, ग्रुप डिस्कशन टाइप से तर्क वितर्क किया जाता है, वो तर्कवाद है। साक्षरता और सीखने के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट टू लिटरेसी एंड लर्निंग। ठीक है, सीखने और साक्षरता, समझने और सीखने के लिए एक कमिटेड होना चाहिए। लाइब्रेरियनशिप की एक गुणवत्ता है। पहुंच की सफलता, हर कोई यूज़र इक्विटी ऑफ एक्सेस, हर यूज़र को इक्विटी, समानता होनी चाहिए हर बुक्स को एक्सेस करने की। लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ना कि खुद ही अपने रूल्स बना ले और उनके अकॉर्डिंग। तो डेमोक्रेटिक के अकॉर्डिंग, एक रूल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जो ये सभी क्वालिटियाँ एक लाइब्रेरियन में होती हैं तो वो एक बेस्ट लाइब्रेरियनशिप वैल्यूज़ होती हैं एक लाइब्रेरियन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अवार्ड्स। एम ग्रोमन के अवार्ड्स हैं, कौन से हैं पढ़ लेते हैं। 1979 में सबसे पहले इनको मार्गरेट मैन सिटिएशन 1979 में मिला था। 1997 में ब्लैकवेल्स स्कॉलरशिप अवार्ड। नेक्स्ट है 1979 के बाद आएगा 1992 मेलविन डेवी मॉडल। फिर है 1997 में ब्लैकवेल्स स्कॉलरशिप अवार्ड। फिर उसके बाद है 1999 में कैलिफोर्निया लाइब्रेरी एसोसिएशन या एक्सेस कलेक्शन और टेक्निकल सर्विस सिलेक्शन अवार्ड ऑफ अचीवमेंट 1999 में मिला था। ये अवार्ड्स आप एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, इनको याद करने का कोई समझाने का तरीका नहीं है किस ईयर में कौन सा अवार्ड मिला था। ठीक है, ये आपके नेट के एग्ज़ाम में जो है ग्रोमन के अवार्ड्स और ये सब उनकी 8 जो वैल्यूज़ हैं लीडरशिप के लिए ये पूछी जा सकती हैं। तो नेट के अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट है। अदर में भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनमें इतना डीपली और ऐसे नहीं पूछा जाएगा। तो आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप जो अवार्ड्स हैं उन सभी को अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। 2-3 बार पढ़ेगा तो याद हो जाएंगे। 2001 इसमें क्या है, हाईस्मिथ अवार्ड 2001 में हाईस्मिथ अवार्ड। 2008 उसमें क्या है, हॉर्नरी डेकोरेट थीम्स वैली यूनिवर्सिटी, ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट 2010 में
हैकॉक अवार्ड 2010 में मिला था, हैकॉक अवार्ड। नेक्स्ट 2012 में लास्ट अवार्ड कब मिला था? कैलिफोर्निया लाइब्रेरी एसोसिएशन या कैलिफोर्निया लाइब्रेरी हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2012 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं थ्योरी का पार्ट। वैसे थ्योरी भी एक क्वेश्चन ही है, लेकिन जो उनमें से कैसे भी घुमा के बना दिया जाएगा, ये कुछ एक क्वेश्चन छांट के बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा। इन्फॉर्मेन क्या है? ये एक टर्म है इन्फॉर्मेन, इसको अच्छे से देख लीजिए। इन्फॉर्मेन, और आपको ठीक से दिख रहा है और क्लोज करो, ये देखिए, हाँ अभी दिख रहा है। इन्फॉर्मेन क्या है? यह एक सूचना संचार है जिसकी स्थापना जनवरी 1994 में हुई थी, 1994 में हुई थी। वेब रिसोर्स ऑफ लाइज को कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी के एकेडमिक लाइब्रेरियन द्वारा कंपाइल्ड या संकलित किया गया था। ठीक है, इन्फॉर्मेन क्या है? सूचना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ही है, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी और किसके द्वारा कंपाइल्ड इसको किया गया था? वो है वेब रिसोर्स ऑफ लाइज को कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटीज़ के एकेडमिक लाइब्रेरियन द्वारा इसे कंपाइल्ड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सूचना उत्पाद और प्रक्रिया। ये भीम नहीं है, प्रक्रिया आएगा, गलती से टाइप हो चुका है, प्रक्रिया। सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है। ये शब्द किसके थे? जे मार्टिन के। पिछली वीडियोस में ये आया भी था, सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों हैं, और ये इनकी दी हुई डेफिनेशन थी। ठीक है, नेक्स्ट है किनेसिक कम्युनिकेशन से क्या अर्थ समझते हैं? चेहरे के हाव भाव और नेत्र संचालन से जो कम्युनिकेशन होता है उसे किनेसिक कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी से बोल सकते हैं हम। ठीक है, किनेसिक कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चेहरे के हाव भाव और नेत्र संचालन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से किस प्रकार की समस्या को हल किया जाता है? टेलीकम्युनिकेशन से टाइम एंड स्पेस की। टेलीकम्युनिकेशन से क्या मतलब समझते हैं? जो हम टेलीफोन से बात करते हैं तो उसमें क्या है, जल्दी से इंफॉर्मेशन यूज़र और जो दोनों के बीच में, यूज़र और जो हमारे डेवलपर है या फिर इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, उनके बीच में इंफॉर्मेशंस को पहुंचा दिया जाता है। टाइम की बचत होती है और स्पेस एक आना जाना नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो क्या है, टाइम एंड स्पेस की बचत होती है। टेलीकम्युनिकेशन से इस समस्या को हल किया जा सकता है। जूम क्या है? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? आपने जूम पे आपकी मीटिंग्स हैं, जूम पे आप अगर स्टूडेंट हैं तो कई बार हमारे जो कोरोना टाइम में वाइवा वगैरह लिए गए थे लाइब्रेरियन के, तो वो क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट न करने के लिए जूम पे हमारी मीटिंग्स या फिर वीडियो कॉल टाइप से हुआ था। तो वो क्या है, जूम क्या है? एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। कम्युनिकेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसे जूम बोलते हैं। ठीक है, गूगल के द्वारा ये चलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही आ गया ग्रोमन से। एम ग्रोमन का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1941 को। CAUL रिपोर्ट किससे संबंधित है? इंफॉर्मेशन लिटरेसी वर्किंग। ठीक है, CAUL किससे? इंफॉर्मेशन लिटरेसी वर्किंग से। गाइडलाइंस ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग को किसने प्रकाशित किया? बुक है। बुक्स मैं बार बार कहती हूँ, बुक्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है कोई ना कोई, तो आप बुक्स को ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा, सभी बुक्स को। इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, उनके डेवलपर या फिर जो पब्लिशर हैं उनको, और बुक्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये क्या है, गाइडलाइन ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? एफ्ला के द्वारा। ठीक है, CAUL की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म्स की मैंने वीडियो बना रखी है पूरी, A to Z तक, A से B से C से Z तक जितनी भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स है
उनकी वीडियोस मैंने अलग से बना रखी है, तो आप उनको जाके रीड आउट कर लीजिएगा। फुल फॉर्म के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो CAUL की फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ठीक है, काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज CAUL की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है TRAILS, किसका प्रोडक्ट है? किसका है? कैंट स्टेट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज का। इसका TRAILS किसका प्रोडक्ट है? कैंट स्टेट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज का। ओके, नेक्स्ट है, हाँ, जो पहले हमने TRAILS को पढ़ा है उसी की फुल फॉर्म के लिए मैं फिर से बता रही हूँ। फुल फॉर्म्स की वीडियो मैंने सारी अपलोड कर रखी है A to Z, वहाँ पे आप सारी फुल फॉर्म्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा। एक दो बार पढ़ने से ही याद हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएंगी कि ये, हाँ, इसका ये है, इसका ये है। ठीक है, कुछ एक कंफ्यूज करने वाली की फुल फॉर्म्स होती हैं। तो नेक्स्ट है TRAILS की फुल फॉर्म क्या है? टूल फॉर रियल टाइम असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स। ठीक है, टूल फॉर रियल टाइम असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल। ठीक है, फायर, FIRE, फायर की फुल फॉर्म, वैसे 2 क्वेश्चन हो गए। फायर की फुल फॉर्म फॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इवैल्यूएशन। ठीक है, फॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इवैल्यूएशन 2019 में 2019 में कहाँ आयोजित किया गया था? कोलकाता में। ठीक है, फायर एक इवेंट था, कहाँ आयोजित किया गया था? कोलकाता में। और फायर की फुल फॉर्म क्या है? फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इवैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट है, किस संगठन ने 17 मई विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित किया? 2 क्वेश्चन हो गए। विश्व सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। और एक क्वेश्चन है, किस संगठन ने इसको घोषित किया था विश्व समाज दिवस को? तो वो क्या है? वर्ल्ड स्मिथ ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, WSIS। ठीक है, WSIS, वर्ल्ड स्मिथ ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भंडारण और प्रसारण में सूचना की कौन सी इकाई यूज होती है? कौन सी होती है? बाइट। बाइट में किलोबाइट आता है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। बाइट्स की फॉर्म आगे होती रहती है, लेकिन क्या होती है वो? बाइट फॉर्म बाइट में होती है। ठीक है, तो क्या है? कंप्यूटर के भंडारण और प्रसारण, स्टोरेज और उसको इधर उधर एक्सेस करने में, जो सूचना को एक्सेस करने में जो यूज़ होती है इकाई, वो क्या होती है? बाइट। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया इमेज क्या है? इंडिया इमेज क्या है? ये एक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की पॉपुलर वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम है इंडिया इमेज। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ऑप्शन बहुत सारे दे दिए जाएं। एक तो जैसे ये दे दिया कि सूचना विज्ञान केंद्र की एक लोकप्रिय वेबसाइट है, एक बता दिया कि ये कोई स्कीम है, ये कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ऐसे करके क्या है 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएं तो आप बेशक कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे सोचेंगे कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा इंडिया इमेज। वो नहीं है, ये है एक वेबसाइट है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की। ठीक है, इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर की नेशनल साइट है। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस की साइंस सेंटर की क्या है? एक वेबसाइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे हो गए हैं, मे बी 20 के नियर हो गए हैं। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। ट्रंकेटेड पद का प्रयोग किस में किया जाता है? रिसर्च में किया जाता है, खोज व्यू रचना में। ट्रंकेटेड शब्द है, उसका प्रयोग किस में किया जाता है? खोज व्यू रचना में। ठीक है, ट्रंकेशन तकनीक का प्रयोग किस में किया जाता है? ऑनलाइन सूचना पुनः प्राप्ति में, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में ट्रंकेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द सर्च स्ट्रेटेजी, सॉरी गलती से लग गया, विच ऑफ द
सर्च स्ट्रेटेजी इज यूजफुल टू इंक्रीज रिकॉल आउटपुट इज ए ट्रंकेशन। ठीक है, ट्रंकेशन का यूज किस में होता है? सूचना पुनः प्राप्ति में। और सर्च स्ट्रेटेजी है वो इंक्रीज रिकॉल आउटपुट को रिकॉल को इंक्रीज करने के लिए जो सर्च स्ट्रेटेजी है उसे क्या कहते हैं, कौन सी है वो? ट्रंकेशन रिसर्च स्ट्रेटेजी को इंक्रीज कॉल आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल है, वो क्या है? ट्रंकेशन। ओके, नेक्स्ट है सूचना प्रसारण के संदर्भ में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है? बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है? ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, बैंडविड्थ मीन्स ट्रांसमिशन मीडिया। नेक्स्ट है सूचना संचार मॉडल का अंतिम घटक कौन होता है? इंफॉर्मेशन को लास्ट कौन यूज करता है? प्राप्तकर्ता, यूजर। जो लास्ट में जिसको अंतिम घटक होता है वो कौन होता है? प्राप्तकर्ता। ठीक है, सूचना संचार मॉडल का अंतिम घटक कौन होता है? प्राप्तकर्ता। पहले हमने देखे भी थे, पहले फर्स्ट सोर्स होता है, फिर मैसेज होता है, और लास्ट कौन होता है? प्राप्तकर्ता, यूजर। ठीक है, ओके। पिछले क्वेश्चन में आया था स्रोत, संदेश और प्राप्तकर्ता। ठीक है, स्रोत, संदेश और प्राप्तकर्ता, ये 3 घटक होते हैं एक इंफॉर्मेशन मॉडल के, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मॉडल के। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है और ये यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारी इंफॉर्मेशन साइंस एंड यूज़र स्टडी की यूनिट थी, इसके सारे टॉपिक लगभग से कवर हो गए हैं। और अदर कोई टॉपिक बचा हो जो मेरे ध्यान में ना हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। तो अगले टॉपिक्स को आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोई और टॉपिक बचा हो तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है सारा सिलेबस और इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। आप इधर उधर वीडियोस को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, प्लेलिस्ट में जाइए और हर टॉपिक की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से ही अपने टॉपिक्स को फाइंड आउट कर लीजिएगा कौन सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए, किस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। तो मैंने लगभग से अपनी तरफ से सारे टॉपिक करने की कोशिश करूँगी। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है आप उनको पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो और लंबी न खींच के यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट कीजिएगा मुझे एक लाइक देके, और कमेंट करके वीडियो कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।